सभी मित्रों को मैं पीसी यादव अपनी एकेडमी प्लेटफॉर्म पर पुनः अभिनंदन करता हूं। साथियों, सर्वप्रथम हम आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामना देते हैं और ये विश्वास जताते हैं आपके प्रति कि आप अपने लक्ष्य के प्रति सदा समर्पित रहेंगे और आने वाली जो परीक्षाएं हैं उनके प्रति पूरी ईमानदारी के साथ लगे रहेंगे। तो आजकल हम जिस टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं वो टॉपिक है मूल अधिकार। भारतीय संविधान में जो मूल अधिकार का भाग है वो भाग 3 है। भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। इसमें जो 12 से 35 के बीच में वर्णन किया गया है, इसके परिप्रेक्ष्य में हमने अनुच्छेद 12, 13 और अनुच्छेद 14 से 18 समानता का अधिकार का वीडियो आपके साथ साझा कर चुके हैं। आज हम दूसरे मूल अधिकार स्वतंत्रता का अधिकार के अंतर्गत 2 अनुच्छेदों पर चर्चा करेंगे। वो अनुच्छेद हैं 19 और अनुच्छेद 20। जैसा कि आप जानते हैं जो स्वतंत्रता का अधिकार है अनुच्छेद 19 से लेकर के 20, 21, 22 तक है। तो उस स्वतंत्रता के अधिकार में से अनुच्छेद 19 और 20 पर हम गहन विश्लेषण करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि जो हमें स्वतंत्रता का अधिकार मिला है वास्तविक रूप में कितना मिला है, क्या उस पर शर्तें हैं, क्या प्रतिबंध लगाया गया है और उन शर्तों के अधीन रहते हुए किस प्रकार हमें मूल अधिकार का प्रयोग करना चाहिए या मूल अधिकार से संबंधित हमको जानकारी रखनी चाहिए। तो अगर हम देखें जो स्वतंत्रता का अधिकार है अनुच्छेद 19 से 22, अनुच्छेद 19 से 22 के बीच में स्वतंत्रता का अधिकार है। अनुच्छेद अगर 19 की बात करें, अनुच्छेद 19 को 6 भागों में डिवाइड किया गया है। मूल संविधान में इसको 7 भागों में डिवाइड किया गया था, यानी इसके अंतर्गत अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कुल 7 फंडामेंटल राइट मिले थे, यानी 7 मूल अधिकार मिले थे अनुच्छेद 19 के अंतर्गत। लेकिन 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा संपत्ति के अर्जन, धारण और व्ययन से संबंधित जो फंडामेंटल राइट था अनुच्छेद 19 के अंतर्गत, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत जो इसका पैराचा था उसके अंतर्गत इस अधिकार का यहां से विलोपन कर दिया गया है। इस अधिकार को यहां से हटा दिया गया है और जैसा कि आप जानते हैं जो संपत्ति का अधिकार है अब एक विधिक अधिकार के रूप में हम लोगों को प्राप्त है। तो यहां ये देखते हैं, इसको हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं। अनुच्छेद 19 को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। अनुच्छेद 19 का पैरा 1, अनुच्छेद 19 का पैरा 1, उसमें का, खा, गा, घा, अंगा, छा कुल 6 प्रकार के अधिकार प्राप्त हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ अनुच्छेद 19 का पैरा 1 यहां है, यहां अनुच्छेद 19 का पैरा 2 है। इसके साथ साथ प्रतिबंध की हम चर्चा करते चलेंगे, तब आपको जो स्वतंत्रता का अधिकार है उसके अंतर्गत अनुच्छेद 19 से संबंधित आपको जो जानकारी प्राप्त होगी सारगर्भित प्राप्त होगी। यहां जो अधिकार हैं उनके परिप्रेक्ष्य में हम क्या उस पर प्रतिबंध है उसकी भी चर्चा करते चलेंगे। अगर अनुच्छेद 19(1) की बात करें, जैसा कि यहां लिखा है का से छ तक, यानी का से छ तक कुल कितने मूल अधिकार हुए यहां अनुच्छेद 19 के अंतर्गत 6। तो आप इसको 6 समझ लें, यहां 6 है तो 6 तक है। तो इसमें जो 6 प्रकार के अधिकार हैं, पहला है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, दूसरा है सभा एवं सम्मेलन की स्वतंत्रता, तीसरा है संगठन व संघ बनाने की स्वतंत्रता, चौथा है संचरण की स्वतंत्रता, पांचवा है निवास की स्वतंत्रता और छठा है उपजीविका आदि की स्वतंत्रता। यहां से जो प्रश्न आता है, पहली बात तो प्रश्न यही आता है कि अनुच्छेद 19 के पैरा 1 के तहत कुल कितने मूल अधिकार प्राप्त है। तो वहां कुल प्राप्त होते हैं 6। अगर प्रश्न ये आता है कि मूल संविधान में अनुच्छेद 19 के पैरा 1 के तहत कुल कितने अधिकार प्राप्त थे, तो वहां आप बताएंगे 7। ये ध्यान देंगे।
जैसे मूल संविधान में कुल कितने मूल अधिकार थे, तो आप जानते ही हैं 7 थे। 44वें संविधान संशोधन के जरिए जो संपत्ति का अधिकार था, मतलब मूल अधिकारों की श्रेणी में, मूल अधिकारों के क्रमांक में से एक घटाया गया, तब हो गया वो 6। लेकिन यहां जो 7 थे, यहां भी अनुच्छेद 19 के पैरा 1 में भी 7 अधिकार दिए गए थे। उन 7 में से एक जो संपत्ति के अर्जन, धारण और व्ययन का अधिकार था, उसको हटा दिया गया, तो यहां भी 6 रह गए। यानी कुल मूल अधिकार 6 हैं और अनुच्छेद 19 के 1 के तहत भी 6 अधिकार प्राप्त है। तो वाक एवं अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है, ये देखने में तो संक्षेप में लगता है, लेकिन इसका असर बहुत व्यापक है। अनुच्छेद 19 का एक जो पैरा है, उसके अंतर्गत जो का है, का में वाक एवं अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के अंतर्गत आपको बोलने की आज़ादी है, अभिव्यक्त करने की आज़ादी। जो अभिव्यक्त शब्द है, ये बहुत ही विस्तृत है। इसका अर्थ निकाला गया समय समय पे, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, माननीय उच्च न्यायालय ने जब वहाँ याचिकाएं दायर की गई हैं, तो इससे संबंधित जो निर्णय आते रहे, तो इसमें कई प्रकार के अधिकार समाहित हैं। जैसे आप माने जो प्रेस की आज़ादी है, प्रेस की आज़ादी है, जैसा कि आप देखते हैं कि जो मीडिया है आज के परिप्रेक्ष्य में, जो नए नवयुवक हैं और नवयुवक से लेकर के अब अधिकांश आबादी सोशल मीडिया का फैंस है, सोशल मीडिया का दीवाना है। जो प्रिंट मीडिया है, ये सब इसी अधिकार के अंतर्गत ही चलते हैं। ये जो आज़ादी मिली है, वाक एवं अभिव्यक्ति स्वतंत्रता, इसके तहत मीडिया को आज़ादी है। जो आए दिन आप देखते हैं ब्रेकिंग न्यूज वगैरह चलती है। इसी अधिकार में चुप रहने का भी अधिकार है। ये इसमें इसी में अंतर्निहित है। जैसे आपको बोलने का अधिकार है, यानी अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का अधिकार है, तो चुप रहने का भी अधिकार है, क्योंकि वो भी एक भावना है, वो भी आप अभिव्यक्त कर रहे हैं। किसी भी बिंदु पर अगर आप चुप हैं तो वो भी अभिव्यक्त है। इसमें जैसे आप किसी बिंदु पर असहमत होते हैं, आप उस पर विचार व्यक्त करते हैं, विचार व्यक्त करने की आज़ादी है। जैसे आप जो आप अभिव्यक्त करेंगे, जो आप बोलेंगे, उसके पीछे आपको जानकारी भी प्राप्त होनी चाहिए। अगर आपको जानकारी नहीं है तो आप बोलेंगे क्या? तो जानने की जानकारी, यानी किसी के बारे में जानने की जानकारी भी एक इसी अधिकार में अंतर्निहित है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो उम्मीदवार चुनाव लड़ते हैं, उनको उनके बारे में जो आपराधिक पृष्ठभूमि के हैं, या आपके पास कितनी प्रॉपर्टी है, आप आदि उनके बारे में संपूर्ण जानकारी, जो जरूरी जानकारी है, वो आम जनता को मुहैया कराई जाती है। क्योंकि जो जानने का अधिकार है वो फंडामेंटल राइट के अनुच्छेद 19(1) के का में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में अंतर्निहित है। आप शांतिपूर्वक किसी का विरोध कर सकते हैं, धरना प्रदर्शन दे सकते हैं, लेकिन शांतिपूर्वक, बिना कोई अस्त्र शस्त्र के। तो आज देखते हैं जो अनुच्छेद 19 का 1 के का है, वाक एवं अभिव्यक्ति स्वतंत्रता, और इसमें जो आरोपित निर्बंधन है, जो प्रतिबंध लगाया गया है, वो अनुच्छेद 19 के पैरा 2 के तहत लगाया गया है। और इसमें जो निर्बंधन लगाया गया है कुल 8 आधार है। यहां से प्रश्न आता है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत कुल कितने प्रकार के निर्बंधन लगाए गए हैं? अनुच्छेद 19 के पैरा 2 के तहत कुल कितने प्रकार के निर्बंधन लगाए गए हैं? तो कुल 8 आधार हैं। जो 8 आधार हैं उनमें भारत की प्रभुता एवं अखंडता, नंबर 2 राज्य की सुरक्षा, नंबर 3 विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, नंबर 4 लोक व्यवस्था, नंबर 5 शिष्टाचार एवं सदाचार, नंबर 6 न्यायालय का अवमान, नंबर 7 मानहानि, नंबर 8 अपराध उद्दीपन के संबंध में। यहां आप ये ध्यान देंगे, ये जो 8 आधार हैं, इसके अलावा किसी अन्य आधार पर राज्य प्रतिबंध नहीं लगा सकता, और ये अधिकार राज्यों के खिलाफ प्राप्त है, राज्यों के विरुद्ध प्राप्त है, यानी राज्य के विरुद्ध ये अधिकार आपको प्राप्त है। और ये जो 8 आधार है, इसमें 8 आधारों के अलावा किसी अन्य आधार पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है। अगर इसके पैरा खा की बात करें
सभा एवं सम्मेलन की स्वतंत्रता। यहां आप देखते होंगे कि ये जो क्रम है, क्रम आप भूल जाते होंगे। इसको याद करने का जो तरीका है वो अगर आप सीरियल बाय सीरियल देखते जाएंगे तो आपको याद करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। आप सोचिए कि अगर इसमें कुल 6 अधिकार हैं, 6 अधिकारों की अगर हम चर्चा करें तो पहला अधिकार है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी आपको बोलने की आजादी है। आपको बोलने की आजादी है, आप अभिव्यक्त कर सकते हैं। जब आप अभिव्यक्त कर सकते हैं तो कहीं पर आप क्या करेंगे? सम्मेलन करेंगे, शांतिपूर्वक सम्मेलन करेंगे, तो वहीं तो वक्ता के रूप में आप बोलेंगे। जब आप वहां सम्मेलन करेंगे तो ये नंबर 2 अधिकार हो गया, सभा एवं सम्मेलन की स्वतंत्रता। जब आप सभा करने लगे, सभा करेंगे, आज यहां सभा है, कल वहां सभा है, परसों वहां सभा है। जब आप सभाएं करेंगे तो इसके लिए आपको एक संगठन बनाना पड़ेगा, एक संघ बनाना पड़ेगा, तब जाके आप घूम पाएंगे, बोल पाएंगे। और जब एक संगठन के रूप में आप पेश आते हैं तो आपकी बात सुनी जाती है, आपके संगठन में काफी लोग जुड़ते हैं। तो नंबर 3 क्या है? संगठन व संघ बनाने की स्वतंत्रता है। अब जब संगठन बन गया तो आप, ऐसा तो है नहीं कि यहीं पर रहेंगे, आप भ्रमण करना शुरू कर देंगे। भ्रमण करेंगे इस राज्य से उस राज्य में, उस राज्य से उस राज्य में। संगठन बनाने की स्वतंत्रता, उसके बाद आपको संचरण की स्वतंत्रता है, घूमने फिरने की स्वतंत्रता है, आप किसी भी राज्य में जाए। नंबर 4 क्या है? संचरण की स्वतंत्रता। जब आप संचरण करने लगे यानी घूमने लगे तो आप क्या करेंगे? भाई कहीं जाएंगे, किसी राज्य में जाएंगे तो वहां आप अस्थायी रूप से या अस्थायी रूप से रहने भी लगेंगे। अब आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, चले गए हैं पंजाब धरना प्रदर्शन, भाई आपका संगठन वहां गया है तो आप वहीं रहेंगे, कुछ दिन रहेंगे, अस्थायी रूप से रह सकते हैं, अस्थायी रूप से रह सकते हैं। तो ये रहा नंबर 5 अधिकार, निवास की स्वतंत्रता। अब निवास जहां करने लगेंगे तो धीरे धीरे जब आप निवास करेंगे तो वहां आप जीविका भी जरूरी है, क्योंकि आप भाई एक प्राणी ऐसे हैं कि आपके पीछे परिवार भी है, आप स्वयं भी कुछ खाएंगे पिएंगे, तो इसके लिए आपको जीविकापार्जन करना होगा। जब जीविकापार्जन करेंगे तो वहां आपको उपजीविका आदि की स्वतंत्रता है। तो बड़े आराम से इसको याद कर सकते हैं, केवल सीरियल बना है, अगर आप समझेंगे तो ये अधिकार अपने आप याद हो जाएगा। जैसे वाक्य एवं अभिव्यक्ति स्वतंत्रता है, पहले आप बोलेंगे, अभिव्यक्त करेंगे, फिर नंबर 2 सम्मेलन करना शुरू कर देंगे, सभा एवं सम्मेलन शुरू कर देंगे। जब सभा एवं सम्मेलन करेंगे तो आपको संगठन की जरूरत पड़ेगी, तो संगठन बनाने की स्वतंत्रता है, यानी संघ बनाइए। संघ बनाने लगे तो उसके बाद फिर क्या है? आप एक जगह तो रहेंगे नहीं, घूमेंगे फिरेंगे इस राज्य से उस राज्य में। संचरण के करने की स्वतंत्रता है, घूमिए फिरिए टहलिए, तब तो आपके संघ का प्रचार होगा, आपके संगठन का प्रचार होगा। जब आप घूमने लगेंगे तब क्या होगा? जहां घूमेंगे, जहां जाएंगे वहां रहेंगे, तो अस्थाई या अस्थायी रूप से आप वहां बस भी सकते हैं, ये स्वतंत्रता है। और फिर जब वहां बस जाएंगे तो आपको जीविकापार्जन के लिए भी कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे तो काम होगा नहीं कि ऐसे काम करते रहेंगे तो खर्चा कहां से आएगा। इसके लिए आपको जीविकापार्जन भी करनी होगी। तो इस प्रकार ये अधिकार 19 का जो पैरा 1 है उसके तहत का शिक्षा तक आप इसको आराम से याद कर लेंगे। तो हम पहुंचे थे वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। हमने बताया इसमें कुल 8 आधार हैं जिसके आधार पे प्रतिबंध राज्य लगा सकता है। जैसे आप देखिए, खा है सभा एवं सम्मेलन की स्वतंत्रता। सभा एवं सम्मेलन की स्वतंत्रता आप देखते होंगे, जो राजनीतिक दल वगैरह हैं कहीं सम्मेलन करते हैं, सभा करते हैं, लेकिन इस पे कंडीशन क्या है? इसमें आप शांतिपूर्वक सभा सम्मेलन कर सकते हैं, अब बिना शस्त्र के, यानी आप हथियारों के साथ सम्मेलन नहीं कर सकते हैं। ये जो आज़ादी है, ये आज़ादी जो आज के समय में देखिए जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में बिना राजनीतिक दलों के क्या लोकतंत्र संभव है? चुनाव लड़ा जा सकता है? राजनीतिक दल अगर बने हैं तो देखा जाए तो बहुत बड़ा रोल है। संगठन व संघ बनाने की जो स्वतंत्रता है, राजनीतिक दल इसके तहत बने हैं, और यही राजनीतिक दल सभा करते हैं, सम्मेलन करते हैं। तो आप ये समझ लें कि सभा एवं सम्मेलन की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 के पैरा 3 के तहत, जो पहला है भारत की प्रभुता एवं अखंडता, और नंबर 4 लोक व्यवस्था के तहत प्रतिबंध लगाया जा सकता है। यानी जैसे लोग, इसमें पहला क्या है? भारत की प्रभुता एवं अखंडता। अगर भारत की एकता और अखंडता में कहीं
समस्या आती है, जैसे मान लो कि आप सभा में सम्मेलन कर रहे हैं और उस सम्मेलन करने से कहीं से सरकार को लगता है कि ये देश विरोधी सम्मेलन हो रहा है या ऐसी कोई बात यहाँ हो सकती है जो भारत की प्रभुता एवं अखंडता को अक्षुण्ण नहीं बनाएगी, यानी उसको कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाएगी, तो उस सभा एवं सम्मेलन की जो आज़ादी है उस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। और नंबर इसमें 4 क्या है, जो 4 इसका ये है, मतलब नंबर 2 जो है लोक व्यवस्था है। लोक व्यवस्था का मतलब लोगों की व्यवस्था पर, जैसे आप कोई सभा सम्मेलन कर रहे हैं, वहाँ लोग जो हैं उनको कहीं से कोई ना कोई दिक्कत है, तो उस दिक्कत का निराकरण करने के लिए तो आप सम्मेलन नहीं कर सकते हैं। यानी लोक व्यवस्था और भारत की प्रभुता एवं अखंडता के आधार पर सभा एवं सम्मेलन की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। यहाँ 2 आधार हैं। नंबर 3 संगठन व संघ बनाने की स्वतंत्रता। जैसा कि हमने बताया कि संगठन व संघ बनाने की जो स्वतंत्रता है वो एक प्रकार का ऐसा अधिकार है जिसके अंतर्गत आप कोई भी दल बना सकते हैं, कोई भी संगठन बना सकते हैं, स्वयंसेवी संस्था बना सकते हैं। आप देखते होंगे तरह तरह की पार्टियां हैं, क्षेत्रीय पार्टियां हैं, राज्य स्तरीय पार्टियां हैं, कई प्रकार के स्वयंसेवी संगठन हैं जो काम करते हैं इसी अधिकार के तहत, तो वो अपना बनाए हैं। ये फंडामेंटल राइट है, आप भी बना सकते हैं। संगठन व संघ बनाने की जो स्वतंत्रता है उस पर 3 प्रकार के प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। अनुच्छेद 19 के पैरा 4 में, अनुच्छेद 19 के पैरा 4 में इसमें क्या बताया गया है, उपरोक्त में से 1, 4, 5। एक कौन है, भारत की प्रभुता एवं अखंडता के आधार पे। नंबर 4 लोक व्यवस्था के आधार पे। और नंबर 5 शिष्टाचार एवं सदाचार के आधार पे प्रतिबंध लगाया जा सकता है संगठन व संघ बनाने की स्वतंत्रता पर। तो आपने देखा वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में कुल 8 प्रकार आधार थे जिस पर प्रतिबंध लगाया गया। उसके बाद जब आप सम्मेलन करने लगते हैं, यानी सभा में सम्मेलन करते हैं, तो उस पर आपको 2 प्रकार के प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं राज्य के द्वारा। और उसके बाद जब संघ बनाते हैं या संगठन बनाते हैं तब आपके ऊपर 3 प्रकार के प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं जिसके आधार पर आपको मनाही हो सकती है। यानी इस स्वतंत्रता पर 3 प्रकार के प्रतिबंध आरोपित किए जा सकते हैं। नंबर 4 यानी संचरण की स्वतंत्रता, यानी भ्रमण करने की स्वतंत्रता। भारत में कहीं पर भी आप भ्रमण कर सकते हैं, भारत में कहीं पर भी आप भ्रमण कर सकते हैं। यहां आपको हम बता दें कि जैसे यहां बोलने की आजादी है तो चुप रहने की भी आजादी है। यहां आपको सभा एवं सम्मेलन की स्वतंत्रता है तो आपको सभा न करने की भी स्वतंत्रता है, वो अपने आप जुड़ जाती है। जैसे संगठन व संघ बनाने की स्वतंत्रता है तो आप संगठन व संघ न बनाए इसके लिए भी स्वतंत्रता प्राप्त है। वही हाल यहाँ संचरण की स्वतंत्रता है, आपको घूमने फिरने की आजादी है, आपको ये भी आजादी है कि आप घूमे ना फिरे ना, एक जगह रहे, ये भी आजादी है। तो जो संचरण की स्वतंत्रता है उस पर अनुच्छेद 19 के पैरा 5 के तहत प्रतिबंध लगाया जा सकता है। अब इसमें जो संचरण की स्वतंत्रता है इसमें 2 प्रकार की स्वतंत्रता है। पहली स्वतंत्रता यह है कि राज्य देश के अंदर एक राज्य से दूसरे राज्य में आप भ्रमण करें, आए जाएं, ये स्वतंत्रता है। दूसरी स्वतंत्रता होती है विदेश जाए, यानी अपने देश से किसी दूसरे देश में जाए। तो यहां जो पहला भाग है यानी देश के अंदर राज्य से उस राज्य में जाना, ये अनुच्छेद 19 के अंतर्गत आता है, यानी अनुच्छेद 19 के पैरा 1 के तहत आता है। अगर आप विदेश जाते हैं तो वो आता है अनुच्छेद 21 के तहत, यानी प्राण एवं दैहिक जो स्वतंत्रता है उसके अंतर्गत आता है। तो आपको देश के अंदर कहीं भी भ्रमण करने की स्वतंत्रता है, कहीं भी विचरण करने की स्वतंत्रता है। इस स्वतंत्रता पर जो प्रतिबंध लगाया जा सकता है अनुच्छेद 19 के पैरा 5 के तहत साधारण जनता के हित में, और अनुच्छेद और नंबर 2 जो इसका बिंदु है अनुसूचित जनजाति के हितों के संरक्षण के लिए। साधारण जनता के हित का मतलब यह है कि अगर कहीं आप भ्रमण कर रहे हैं, मान लो एक आबादी है, उस आबादी में आप इधर उधर टहल रहे हैं उस आबादी में, तो आप पर संदेह करना वाजिब है, कोई कारण से टहल रहे हैं। तो साधारण जनता के हित में, यानी अगर साधारण जनता का अहित होता है आपके संचरण करने में यानी भ्रमण करने में, तब पर भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है। और अनुसूचित जनजाति के हितों के संरक्षण के लिए, जैसा कि आप जानते हैं कि जो एसटी है, अनुसूचित जनजाति है, इनकी अपनी अलग संस्कृति है, अपनी बोली है, अपनी भाषा है, अपना एक प्रकार का अलग सिस्टम है। अगर उस सिस्टम में हम व्यवधान डालते हैं
या वहाँ जाते हैं तो कहीं ना कहीं उनको हमारी वजह से दिक्कत पैदा होती है। इसीलिए सरकार ने ऐसी व्यवस्था बनाई है, यानी संविधान में ऐसी व्यवस्था दी गई है कि जो अनुसूचित जनजाति का क्षेत्र होगा उस क्षेत्र में एक प्रतिबंध लगाया जा सकता है कि किसी अन्यत्र व्यक्ति को, यानी किसी अनुसूचित जनजाति व्यक्ति से संबंध न रखने वाले व्यक्ति को उस क्षेत्र में प्रवेश करने से वर्जित कर दिया जाए, यानी वहां घूमने की आजादी न मिले। तो संचरण की स्वतंत्रता में कुल 2 प्रकार की प्रतिबंध हैं, साधारण जनता के हित में और अनुसूचित जनजाति के हितों के संरक्षण के लिए। अब आगे आते हैं नंबर 5, यानी अंगा निवास की स्वतंत्रता। यानी निवास की स्वतंत्रता में भी 2 प्रकार की स्वतंत्रता है, एक अस्थायी होती है, दूसरी अस्थायी होती है। अस्थायी स्वतंत्रता का मतलब कहीं आप जाओ, आप उत्तर प्रदेश के हो, महाराष्ट्र जाते हो, पश्चिम बंगाल जाते हो, दिल्ली जाते हो, धंधा पानी के लिए जाते हो, या कहीं किसी भी स्टेट से कहीं किसी स्टेट में जाते हो जीविकापार्जन के लिए, आप पैसा कमाने जाते हो, तो वहां आप अस्थायी रूप से भी रह सकते हो और अस्थायी रूप से भी रह सकते हो। आप चाहो तो वहां अस्थायी रूप से भी रह सकते हो। यहाँ के लोग बाहर गए हैं, प्लाट खरीदे, घर बनाए, रहने लगे। लेकिन यहां पर क्या है, यहां पर भी वही प्रतिबंध लगाया जा सकता है अनुसूचित जनजाति के हितों के संरक्षण के लिए और साधारण जनता के हित में, यानी ये 2 प्रकार के प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। अब संपत्ति के अर्जन व धारण के बयान, संपत्ति के अर्जन, धारण और बयान, जैसा कि हमने बताया, ये 44वें संविधान संशोधन के जरिए हटा दिया गया है। अब ये अनुच्छेद 19 के पैरा 1 के तहत यह अधिकार नहीं है। अब हम 6 की चर्चा करते हैं, उपजीविका आदि की स्वतंत्रता, यानी जीविकापार्जन के लिए। आप कहीं भी जाएं, आपको जीविकापार्जन करने के लिए, धंधा पानी करने के लिए कुछ भी व्यवसाय अपनाने की आज़ादी है। ऐसा नहीं है कि आप कोई व्यवसाय कर रहे हैं हम उस पर कोई प्रतिबंध लगा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन इसके पीछे भी कुछ आधार हैं जिनके आधार पे सरकार कुछ प्रतिबंध लगा सकती है। और यहाँ अनुच्छेद 19 का पैरा 6 उपजीविका आदि की स्वतंत्रता पर क्या लगाता है निर्बंधन? निर्बंधन ये लगाता है साधारण जनता के हित में पेशागत तकनीकी योग्यता। पेशागत तकनीकी योग्यता का मतलब ये है जैसे किसी पद विशेष के लिए कोई भर्ती प्रक्रिया निकलती है तो उसके लिए सरकार कुछ निर्धारित कर सकती है, उसके लिए प्रोफेशनल डिग्री या कुछ विशेष योग्यता निर्धारित कर सकती है। अब जैसे आपको डॉक्टर बनना है तो आपके लिए डॉक्टर बनने के लिए जो अपेक्षित दक्षताएं होनी चाहिए, जो योग्यताएं होनी चाहिए, उनसे संबंधित आपके पास डिग्री होनी चाहिए। अगर आपके पास डिग्री नहीं है, आप फॉर्म अप्लाई करेंगे तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो आप इस आधार पर चुनौती नहीं दे सकते हैं कि हमको जीविकापार्जन करने का अधिकार है, आप मेरा फॉर्म रिजेक्ट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उसके लिए स्पेशल की योग्यता आपको होनी चाहिए। तो जैसे जिस विषय से संबंधित आपकी जानकारी है उसके आधार पर आपके साथ विभेद नहीं किया जाएगा। अगर आप उस लायक हैं, फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं तो फॉर्म अप्लाई करेंगे, वहां आपको रोक टोक नहीं है, लेकिन उसके लिए वो योग्यता निर्धारित कर सकता है। किसी व्यापार, व्यवसाय, उद्योग या सेवा को पूर्ण या आंशिक रूप से स्वयं जारी रख सकता है। इसमें यहां बताने का तात्पर्य यह है कि जैसे जो राज्य है, राज्य अगर कोई मानो उसका विभाग है या उद्योग है या व्यापार है, उसको पूर्ण या आंशिक रूप से स्वयं जारी रख सकता है या पूरा या आंशिक। जैसे मानो आपने देखा होगा कि बड़े पैमाने पर सरकार निजीकरण कर रही है तो अपना कुछ शेयर बेच दे रही है, उसको निजी कंपनियों को दे रही है, तो उसको ये आज़ादी है, राज्य को ये आज़ादी है कि वह किसी व्यापार, व्यवसाय, उद्योग या सेवा को पूर्ण या आंशिक रूप से स्वयं जारी रख सकता है। यानी किसी उद्योग धंधे को ले भी सकता है, धारण भी कर सकता है, यानी कोई कंपनी ऐसी है उसको वह अधिग्रहण कर सकता है, या अपना कोई विभाग है उसमें प्राइवेट सेक्टर की अनुमति दे सकता है कि आप आए। जैसे बीमा सेक्टर में देखिए बड़े पैमाने पर निवेश किया जा रहा है। इस प्रकार आप देखें जो अनुच्छेद 19 का पैरा 1 है उसके तहत कुल 6 प्रकार के मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं। ये 6 अधिकार बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। आपको हम बता दें, जो आपातकाल है, राष्ट्रपति का आपातकाल, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360, इन तीनों के तहत जो अनुच्छेद 352 है उसके तहत जो आपातकाल लागू किया जाता है, आंतरिक उसमें 2 प्रकार के हैं। एक आंतरिक आधार जिसमें सशस्त्र विद्रोह हो, या दूसरा युद्ध या बाहरी आक्रमण हो।
अगर आंतरिक आधार पर लगाया गया है, सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लगाया गया है, तो अनुच्छेद 19 ये स्थगित नहीं होता है। लेकिन युद्ध व बाहरी आक्रमण है तो अनुच्छेद 19 स्वतः स्थगित हो जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि आपातकाल के समय मूल अधिकार स्थगित कर दिए जाते हैं, सिवाय अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 के। अनुच्छेद 20 और 21 स्थगित नहीं होता, लेकिन हमने बताया अनुच्छेद 19 अगर युद्ध व बाहरी आक्रमण है तब तो स्थगित हो जाता है, अन्यथा सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में आंतरिक स्थिति के आधार पर यह स्थगित नहीं होता। अभी तक हमने चर्चा की अनुच्छेद 19 की। अब अनुच्छेद 19 के बाद चर्चा करते हैं अनुच्छेद 20 की। अनुच्छेद 20 और 21 जैसा कि हमने बताया, ये ऐसे फंडामेंटल राइट हैं, ऐसे मूल अधिकार हैं जो आपातकाल में भी स्थगित नहीं किए जा सकते। अनुच्छेद 20 क्या है? अनुच्छेद 20 दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण प्रदान करता है। दोष सिद्ध का मतलब अपराधों के संबंध में, अपराधों के संबंध में दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण प्रदान करता है। यानी दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण कैसा प्रदान करता है, किस प्रकार प्रदान करता है? इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। अनुच्छेद 20 का पैरा 1, 20 का पैरा 2, 20 का पैरा 3। ये ऐसे अधिकार हैं, जैसा कि हमने आपको बार बार बताया है पिछले वीडियो में, कि मूल अधिकार एक ऐसा टॉपिक है कि जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे उनके लिए तो जरूरी है ही, उनके लिए भी जरूरी है जो कोई तैयारी नहीं कर रहे हैं लेकिन उनको अपने अधिकार मालूम होने चाहिए कि आखिर उनके क्या अधिकार हैं। और ये जो अनुच्छेद 20 है, ये अमूमन सभी व्यक्तियों को 2-4 होना पड़ता है। कहीं ना कहीं किसी न किसी मैटर में फंसते हैं या फंसाए जाते हैं, तो उनके लिए इस अधिकार का जानना बेहद जरूरी है। तो हम देखते हैं कि अनुच्छेद 20 में क्या क्या दिया गया है। अनुच्छेद 20 के पैरा 1, पैरा 2, पैरा 3 भागों में इसको डिवाइड किया गया है। इसमें अनुच्छेद 20 का पैरा 1 कहता क्या है? कार्योत्तर विधियों से संरक्षण। कार्योत्तर विधियों का संरक्षण, इसका मतलब समझिए पहले। इसमें जो संविधान में दिया गया है, मैंने हूबहू उसको उतारा है। किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए तब तक दोष सिद्ध नहीं किया जाएगा। आप एक एक शब्द ध्यान देंगे। किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए तब तक दोष सिद्ध नहीं किया जाएगा जब तक कि उसने कोई ऐसा कार्य नहीं किया है जो उस कार्य को करते समय लागू किसी विधि के अधीन अपराध है। एक एक शब्द जब आप पढ़ेंगे तो आपको महसूस होगा कि संविधान सभा के सदस्यों ने किस प्रकार अपनी मंशा जाहिर की, यानी उनकी सोच क्या थी। आप ये समझें कि किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए, भाई किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए तब तक दोष सिद्ध नहीं किया जाएगा जब तक कि उसने कोई ऐसा कार्य नहीं किया है जो उस कार्य को करते समय लागू किसी विधि के अधीन अपराध है। एग्जाम्पल समझ लें कि जैसे आज मैं किसी की मुर्गी चुरा लूं, ध्यान दें, मुर्गी चुरा लूं। अभी तक मुर्गी चुराने के अपराध के लिए कोई कानून नहीं बना है, यानी कोई सजा का प्रावधान कहीं नहीं है। और मैं मुर्गी चुरा लूं, उसके बाद मुझको पुलिस पकड़ ले जाए और मेरे खिलाफ मुर्गी चोरी का आरोप लगा के मुकदमा दायर कर दे, तो क्या ये संभव है? नहीं संभव है, क्योंकि जब मुर्गी चोरी का कोई अपराध का मामला अभी कोई बनाया ही नहीं गया है, उस पर कोई सजा ही नहीं बनाई गई है, तो किस प्रकार का आरोप? यहां कहने का तात्पर्य यह है कि किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए तब तक दोष सिद्ध नहीं किया जाएगा जब तक कि उसने कोई ऐसा कार्य नहीं किया है जो उस कार्य को करते समय लागू किसी विधि के अधीन अपराध है। यानी वह व्यक्ति जब कोई अपराध करता है, उस समय जब वह कर रहा था, अगर वह किसी विधि के अधीन अपराध था तभी उसको आरोपी बनाया जा सकता है, उसको सजा दी जा सकती है, अन्यथा नहीं। बात है कि होता यह है कि कभी कभी जैसे किसी मैटर में आपको पुलिस पकड़ लेती है, आपको पकड़ के ले जाती है तो अन्य धाराओं में चालान कर देती है, तरह तरह के कई धाराएं हैं बना लेती है। हालांकि उसके पास अधिकार हैं पर असीमित भी नहीं है, लेकिन हमको अपने मूल अधिकार से मतलब है। मूल अधिकार ये जो बताता है अनुच्छेद 20 का पैरा 1 कि अगर
जो आपने अपराध किया है उस अपराध के अंतर्गत अगर कोई दंडनीय अपराध उस समय तक वो नहीं है जो आपने कार्य किया है, तो आपको सजा नहीं मिलेगी। ये समझ लेंगे। यहां और क्या बताता है कि विधानमंडल को भूतलक्षी कार्योत्तर दांडिक विधि बनाने में निषेध है। ये भी बात है कि विधानमंडल बोले तो जो व्यवस्थापिका है उसको भूतलक्षी कार्योत्तर दांडिक विधि बनाने की कोई मंजूरी नहीं है। जैसे आज कोई फलाना नेता पकड़ा जाए, किसी मैटर में पकड़ लिया जाए, अब उसको कि जो आरोप लगाया जाए वो उस आरोप में कोई अभी तक सजा का कोई प्रावधान नहीं है, तो सरकार ये सोच ले कि हम कानून बना दें और उसको लागू कर दें पिछले 3 महीने से, तो ऐसा संभव नहीं है। ऐसा विधानमंडल नहीं कर सकता। भूतलक्षी का तात्पर्य यह है कि आप पूर्व तिथि से इसको लागू नहीं कर सकते। अगर आज आप कानून बनाते हैं तो आज की डेट में, जैसे अब कानून आज लागू होता है, तो जब आज लागू होगा तो अगर एक दिन पहले मैंने कोई घटना घटा दी या कोई हमसे कोई गलती हो गई या उससे संबंधित मैंने कोई अपराध कर दिया तो उसकी सजा हमें नहीं मिलेगी, क्योंकि जिस तारीख से वह कानून लागू होता है उसी तारीख से वह उसी श्रेणी में आएगा, यानी वह विधि के अधीन तभी अपराध होगा। यहां आपको ये बता दें कि दंड की मात्रा में वृद्धि में भी निषेध है, लेकिन कम की जा सकती है। जैसे हमने बताया, पहला तरीका यह है कि आप भूतलक्षी कार्योत्तर दांडिक विधि नहीं बना सकते हैं, यानी पिछली डेट से ऐसी कोई विधि नहीं लागू कर सकते हैं जो किसी पर सजा बनाने का प्रावधान करता है, या कोई, कहने का मतलब यह है कि कोई दांडिक विधि कार्योत्तर मतलब कार्योत्तर दांडिक विधि भूतलक्षी प्रभाव से आप नहीं बना सकते हैं, यानी पिछली तारीख से उसको लागू नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ ये बताता है कि जो दंड की मात्रा में वृद्धि में भी निषेध है। जैसे मान के चले पिछला महीना दिसंबर था, दिसंबर में कोई कानून आता है, मानो किसी की साइकिल चोरी होती है, साइकिल चोरी करने के आरोप में उसको, मैं उदाहरण दे रहा हूं, ये सजा घट भी सकती है बढ़ भी सकती है, आप उस पर मत जाएं। जैसे आप साइकिल चोरी का जो आरोप लगाया गया दिसंबर में, जो आप कानून लाई, रानी राज ने जो कानून लाया उसमें यह स्पष्ट प्रावधान था कि किसी की कोई साइकिल चुराएगा तो उसको 6 माह की जेल होगी, ये लिख दिया गया। आज साइकिल हमने चुरा ली, अब मानो मैं महत्वपूर्ण पद पर हूं या कोई बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति हूं, तो सरकार ये सोचे कि जो वो 6 माह की सजा है उसको 5 साल कर दिया जाए, तो ऐसा संभव नहीं है। यानी दंड की मात्रा में वृद्धि नहीं हो सकती, दंड की मात्रा वही रहेगी जो पहले से निर्धारित है, लेकिन कम की जा सकती है। अगर कम करना चाहे, जैसे 6 महीने की सजा थी तो उसको 3 महीने कर सकते हो, 4 महीने कर सकते हो, यानी कम कर सकते हो, अधिक नहीं कर सकते हो। तो यह बताता है दंड की मात्रा में वृद्धि में भी निषेध है, लेकिन कम की जा सकती है। तो इस प्रकार अनुच्छेद 20 का पैरा 1 कार्योत्तर विधियों से संरक्षण की बात करता है, यानी ऐसी विधियों से व्यक्ति को संरक्षण प्रदान होगा जो विधि उस व्यक्ति को अपराध करने के समय बनाई न गई हो, यानी अब तक वह अस्तित्व में न हो जब व्यक्ति ने कोई अपराध किया हो, यानी वह कानून भूतलक्षी प्रभाव से लागू नहीं किया जा सकता है। जिस समय कोई व्यक्ति जो अपराध करेगा, जो सजा निर्धारित है पहले से, वही सजा का वह भागी होगा। अनुच्छेद 20 का पैरा 2 क्या कहता है? अनुच्छेद 20 का पैरा 2 यह बताता है दोहरे दंड से संरक्षण, यानी दोहरे दंड से संरक्षण का मतलब यह है कि किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए 2 दंड नहीं मिल सकते। यानी अगर किसी ने एक अपराध किया है और उसको आप 2 दंड देते हैं तो गलत है, यह नैसर्गिक न्याय के खिलाफ है। यहां बताया गया किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए 1 से अधिक बार अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा, यानी 1 से अधिक बार अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा। इस वाक्य को समझें कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए 1 से अधिक बार, यानी अभियोजित का मतलब न तो
पर कोई मुकदमा चलाया जा सकता है और ना ही दंडित किया जा सकता है, न सजा दी जा सकती है। उसको एक अपराध के लिए एक ही बार सजा मिलेगी। अभियुक्त को अभियोजित और दंडित दोनों होना चाहिए, यानी जिस अपराध के लिए उसको दंडित किया जा रहा है इसके लिए जरूरत यह है कि अभियुक्त को अभियोजित और दंडित दोनों होना चाहिए, यानी उस पर मुकदमा भी चलाया जाना चाहिए और दंडित दोनों होगा, तभी वह कानून लागू होगा। कौन? अनुच्छेद 20 का पैरा 2। उपयुक्त संरक्षण न्यायिक अधिकरण की कार्रवाइयों पर ही प्राप्त है, यानी ये जो संरक्षण है, दोहरे दंड का संरक्षण, ये जो न्यायिक अधिकरण है, जो जुडिशियल बॉडी है, उनकी कार्रवाइयों पर ही प्राप्त है, विभागीय, अनुशासनिक और अन्य कार्रवाइयों पर नहीं। जैसे मानो आप किसी विभाग में कार्यरत है, किसी विभाग की कोई कार्रवाई है आपके खिलाफ, तो वह इसके तहत छूट नहीं प्राप्त है। ये जो प्राप्त है ये न्यायिक अधिकरण की कार्रवाइयों पर ही प्राप्त है, यानी दोहरे दंड से संरक्षण किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है? अनुच्छेद 20 के पैरा 2 के तहत। अब अनुच्छेद 20 का पैरा 3 देखते हैं। अनुच्छेद 20 का पैरा 3 यह बताता है आत्म अभिशंसन से संरक्षण। आत्म अभिशंसन का मतलब यह है कि किसी भी व्यक्ति को अपने ही खिलाफ गवाही दिलवाना। जैसे कोई अपराध में करूं और पुलिस हमसे ही बयान ले कि आपने अपराध किया है, जबरदस्ती दबाव डाले, तो ऐसा नहीं हो सकता है, यानी आत्म अभिशंसन से संरक्षण है। अनुच्छेद 20 का पैरा 3 किसी अपराध के अभियुक्त व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए विवश नहीं किया जाएगा, यानी जबरदस्ती नहीं किया जा सकता है। जैसा कि आए दिन देखते हैं आप लोग समाचारों में कि ऐसे मामले बहुतायत संख्या में आते हैं। तो यहाँ जो मूल अधिकार के अंतर्गत जो अपराध के संबंध में दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण प्राप्त है अनुच्छेद 20 में, अनुच्छेद 20 का पैरा 3 ये बताता है कि किसी अपराध के अभियुक्त व्यक्ति को स्वयं यानी अपने विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए विवश नहीं किया जाएगा, यानी जबरदस्ती आपसे ये साक्ष्य नहीं दिलाया जा सकता कि आप एक्सेप्ट करो, स्वीकार करो कि आपने ये अपराध किया है। मानो मैंने अपराध नहीं किया है फिर भी आप हमसे जबरदस्ती नहीं कहलवा सकते हो। केवल दबावपूर्ण साक्ष्य देने पर वर्जित, स्वेच्छा से साक्ष्य देने पर छूट है। यहां इस बात की भी बात की गई है, यहां यह भी व्यवस्था की गई है कि किसी पर दबावपूर्ण तरीके से साक्ष्य नहीं ले सकते हो, यानी जबरदस्ती तरीके से आप उसको ये नहीं कह सकते हो कि आप अपने विरुद्ध गवाही दो, आप एक्सेप्ट करो, स्वीकार करो कि आपने अपराध किया है, लेकिन स्वेच्छा से साक्ष्य देने पर छूट है। अगर स्वेच्छा से कोई स्वीकार कर लेता है, स्वेच्छा से कोई व्यक्ति स्वीकार कर लेता है कि हाँ हमने अपराध किया है, तो इस पर छूट है, इस पर कोई कार्रवाई नहीं है। यहां यह ध्यान देंगे उपर्युक्त संरक्षण सिविल कार्रवाइयों पर लागू नहीं होगा। किस पर? सिविल कार्रवाइयों पर, यानी जो सिविल कार्य है, कार्रवाई है, उस पर यह लागू नहीं होगा। सिविल कार्य में जैसे आप समझे, जैसे आप जमीन जायदाद का मामला है, ये सब सिविल कार्रवाई के अंतर्गत आते हैं। इन मामलों में इस प्रकार का जो अधिकार मिला है आत्म अभिशंसन से संरक्षण, ये अधिकार प्राप्त नहीं होता है। यहां स्पेशल आप देख लें, जो नारकोटिक्स है, पॉलीग्राफ है, ब्रेन प्रिंटिंग परीक्षण है, इस पर प्रतिषेध लगाया गया है। जैसे ये आप देखते हैं नई टेक्नोलॉजी जो आई है, उसके तहत अब पुलिस क्या करती है, किसी भी अपराधी को, ऐसे ऐसे अपराधी हैं, आरोपी हैं, ऐसे ऐसे आरोपी हैं, अभियुक्त हैं, जो सीधे बयान ही नहीं देते हैं, वो शामिल भी रहते हैं तो वह बयान नहीं देते हैं, एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो पुलिस के हाथ भी बंधे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई फरिश्ता है, वो भी एक मानव है, तो वो जब कहीं कुछ पाता नहीं है, कोई साक्ष्य मिलता नहीं है, तो उसके लिए वह नारकोटिक्स, पॉलीग्राफ, ब्रेन प्रिंटिंग परीक्षण आदि करती है, जिसके आधार पे कुछ साक्ष्य उसको मिलते हैं। लेकिन इस प्रकार के जो परीक्षण है उस पर प्रतिषेध लगाया गया है,
यानी जो इस मामले में व्यक्ति जो अभियुक्त है, जो बयान देगा या कुछ करता है, तो उस पर विचार नहीं किया जाएगा। यानी इस प्रकार के परीक्षणों पर क्या लगाया गया है? प्रतिषेध लगाया गया है, रोक लगा दी गई है। ये सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्य का वाद था। 2010 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने नारकोटिक्स पॉलीग्राफ ब्रेन प्रिंटिंग परीक्षण पर प्रतिबंध लगाया है। लेकिन ध्यान दें, डीएनए की छूट है, यानी अभियुक्त पर डीएनए की छूट दी गई है, यानी डीएनए का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे कभी कभी आप देखते होंगे कि किसी संतान का विवाद होता है कि ये हमारी संतान नहीं है, और संतान ये साबित करने पे लगी हो कि नहीं, आप ही हमारी जैविक पिता हैं, मैं ही आपका जैविक पुत्र हूं। तो उस मामले में न्यायालय व्यक्ति से डीएनए की डिमांड कर सकती है, यानी डीएनए का सैंपल लिया जा सकता है, दोनों का सैंपल मैच किया जा सकता है। अगर ऐसा है तो उससे सिद्ध हो जाता है कि वह व्यक्ति उस व्यक्ति का पिता है या वह व्यक्ति उस व्यक्ति का पुत्र है। तो डीएनए की छूट दी गई है, लेकिन नारकोटिक्स पॉलीग्राफ ब्रेन प्रिंटिंग परीक्षण पर प्रतिषेध लगाया गया है। ये जो डीएनए की छूट है, मिस्टर एक्स मिसेज जेड 2002 का वाद है। इसमें एक मामला आया था जिसमें डीएनए की छूट दी गई थी। तो इस प्रकार आप देखें कि जो स्वतंत्रता का अधिकार है, स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत मैंने ये पहला वीडियो आपके साथ साझा किया है। इसके पहले समानता का अधिकार से संबंधित वीडियो साझा कर चुका हूं। मूल अधिकारों की ये श्रृंखला है, ये अनुच्छेद 35 तक है। वहां तक हम ऐसे वीडियो को छोटे छोटे वीडियो में डिवाइड करेंगे। अब अगली बार जो वीडियो हम बनाएंगे, आपके साथ साझा करेंगे, वो अनुच्छेद 21 और 22 जो मूल अधिकार के अंतर्गत स्वतंत्रता का अधिकार है, उसका सेकंड पार्ट होगा, वो साझा करेंगे। अभी आप लोग देखे होंगे, लोक सेवा आयोग ने कैलेंडर जारी कर दिया है, जिसमें जो पीसीएस 2023 है, जो उसमें डेट दिया गया है 14 मई दिया गया है। प्रारंभिक परीक्षा की जो डेट है वो 14 मई है। तो इसलिए आप अभी से लग जाएं। हालांकि कुछ तारीखें ऐसी थी जिसमें आरक्षित लिखा गया है। आरक्षित का मतलब है कि जैसे आरओ, एआरओ और बीईओ की भर्तियां आने वाली हैं, ये सब उसी आरक्षित तारीखों में जो डेट है उसी में कराई जाएंगी। आप इसके लिए कमर कस लें। आपकी आज की तैयारी आने वाली परीक्षाओं के लिए ही उपयोगी साबित होगी। आप इंतजार न करें, लग जाएं। अगर अभी नहीं लगे हैं तो लगने की कृपा करें। जल्द से जल्द आप अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित हो जाएं। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगली बार पुनः मूल अधिकारों की सीरीज के अंतर्गत अगले भाग का वीडियो लेके हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद। आप अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।